गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? करें स्टार्ट। एक बारी हल्का सा रिवीजन देख लेते हैं कि 2 क्लास में हमने क्या पढ़ा, है ना बच्चों। जो ऑर्गेनाइजिंग हमारा जो चैप्टर है या जो मैनेजमेंट का फंक्शन है, इस सारे बच्चों को पता है ये हम कब परफॉर्म करते हैं? प्लानिंग के बाहर, ठीक है ना। और ये हमारे प्लान्स को एक्चुअली में किस में कन्वर्ट करता है? रियलिटी में। किस में कन्वर्ट करता है? रियलिटी में। और अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है, तो हमने 3 अलग अलग तरीके से समझा था कि ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है। ठीक है, पहले कौन सा तरीका आप बताना चाहोगे? थर्ड वाला, चलो बताओ। ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस Organizing is a process of identifying and grouping the activities of the enterprise and assign each group to a manager with necessary authority and establishing authority relation among them. बाहर से बोलने के लिए आ रहा है कि अंदर समझ भी आ रहा है? अंदर से समझ भी आ रहा है ना। अगर हम दूसरे वाली डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या बोलता है? ऑर्गेनाइजिंग इज अ process that initiates, बोलो ना, that initiates implementation of plans by clarifying jobs and working relationship and effectively deploying resources for the achievement of organizational objectives या goals। ये सेकंड वाली थी। और अगर बात करें किसकी, फर्स्ट वाली की, तो फर्स्ट वाली क्या बोलती है? ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस of coordinating human, हाँ जी, and assembling resources and finally integrate both for the achievement of organizational objectives। और फाइनली बच्चों, ऑर्गेनाइजिंग जब हम परफॉर्म करते हैं तो आउटकम में क्या आता है? आउटकम में क्या आता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, है ना। जब हम ऑर्गेनाइजिंग परफॉर्म करेंगे, काम को आइडेंटिफाई करके उसे डिवाइड करेंगे, उसे असाइन करेंगे और सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्या करेंगे? स्टैब्लिश करेंगे। तो आपको लगेगा कि एक ना पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशनल ट्री बन के आया है। क्या बन के आया है? और उस ट्री को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये होती क्या है एक्चुअली में, ये तो हम बाद में देखेंगे। आज तो जस्ट मैंने ये बताया कि ऑर्गेनाइजिंग परफॉर्म करो, बताया भी कुछ नहीं, कल बताया था। ऑर्गेनाइजिंग परफॉर्म करोगे तो आउटकम में क्या आएगा? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ, थोड़ा कोऑपरेट करना, आज मेरी तबीयत सही नहीं है। स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है ना, मतलब आज थोड़ा बोलना अच्छे से ना। The various steps involved in the process of organizing are, पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ, नमन भैया, इस वाली प्रोसेस को पढ़ाने से पहले क्या आप हमें एक बार प्लानिंग की प्रोसेस रिकॉल कराओगे? मैं तो करा दूंगा, आप गुस्सा तो नहीं होगे? चलो, फर्स्ट वन इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग, और इसके भी दो बच्चे होते हैं, then identifying alternative courses of action. Next one is evaluating alternative courses of action and select the alternative. Next one is implement the plan and finally, है ना, इट इज अ 7 स्टेप प्रोसेस, जहाँ पे सेकंड स्टेप में अपने आप में 2 हेडिंग होती है तो नो हेडिंग हो जाती है। अच्छा बच्चों, अभी आप जब हम बात करते हैं इम्प्लीमेंट द प्लान की, किसकी बात करते हैं? तो वहीं से ही ये प्रोसेस शुरू हो जाती है। और मैं तो ये कहूंगा कि इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो रिपीटेशन है। क्या है? बिकॉज काम करना क्या है वो तो हम वहां पे सेट कर चुके हैं ना सबसे शुरू में, तो यस और नो। मतलब ये अपने आप में ही मैं तो ये मान के चलता हूँ कि प्लानिंग प्रोसेस का स्टेप है। किसका स्टेप है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। चलो देखते हैं, कुछ नहीं है यार आज के टॉपिक में, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। रॉकेट साइंस जो भी थी वो 2 क्लास में हम, मतलब जो भी हमें उखाड़ना था वो उखाड़ चुके हैं। इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें रिपीटेशन चल रहा है। बिकॉज मैंने आपको वो प्रोसेस ही ऐसे पढ़ाई है, वो डेफिनेशन ही ऐसे पढ़ाई है कि जैसे प्रोसेस ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टोटल वर्क।
जो फंक्शन है, जो काम है किसका, ऑर्गेनाइजिंग का, है ना। वो ऑर्गेनाइजिंग का जो काम जो भी स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, किसी भी काम को कि हमें करना क्या है ना, उसको आइडेंटिफाई करने से। टू बी डन, जो हमें करना है टू अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल्स, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। बिकॉज अगर काम ही नहीं पता होगा तो करेंगे क्या, डिवाइड किसे करेंगे, किसको सौंपेंगे, है ना, किसको बोलेंगे कि तेरे को अथॉरिटी ये है, तेरे को इससे क्या करना है, ऑर्डर लेना है, तेरे को इसको ऑर्डर देना है, इसको रिपोर्ट करना है, तो बोल ही नहीं सकते हम वो। आगे बोल रहे हैं द वर्क इज डिवाइडेड सिस्टमेटिकली अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। वो कह रहे हैं कि काम को ऐसे नहीं वाहियात तरीके से आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, आप सिस्टमेटिकली क्या करो, उसे डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है ना, सो दैट ईच पर्सन कैन गेट अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट टास्क, ताकि हर एक इंसान को अलग काम मिल सके और यूनिक काम मिल सके। डिस्टिंक्ट मतलब ऐसा नहीं है कि तुमने सेल्स का काम इस बंदे को भी दे दिया और इस बंदे को भी दे दिया, या तुमने सेल्स की एक्टिविटीज को प्रोडक्शन में डाल दिया और सेल्स में भी डाल दिया, ऐसा मत करना, ठीक है ना। आपको काम को सिस्टमेटिकली डिवाइड करना है, सेपरेट सेपरेट करना है, और डिस्टिंक्ट टास्क आपको हर एक बंदे को देना है, यूनिक टास्क देना है, ठीक है। आगे, इट हेल्प्स टू अवॉइड अननेसेसरी डुप्लीकेशन, मेरे बताने की बात होनी नहीं चाहिए, बिकॉज जब हम हर एक बंदे को अलग अलग काम देंगे तो क्या डुप्लीकेशन होगा, क्या एक काम दोबारा नहीं होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगी, ठीक है ना, एंड वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स, और ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। हर एक बंदा अपना काम करेगा तो एफर्ट्स हमारे वेस्ट कहाँ होंगे, ठीक है। आगे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ये ना देखो, वैसे आजकल ना बेसिकली मैं आपको बताऊं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो ऐसे नहीं आते कि ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस डिफाइन कर दो, स्टाफिंग की प्रोसेस डिफाइन कर दो, प्लानिंग की प्रोसेस डिफाइन कर दो, या तो वो कोई तो केस स्टडी बना के, कोई सिंगल स्टेप में से केस स्टडी बना के आपको वो स्टेप पूछेगा, है ना। और इस तरह के क्वेश्चन जो बनते हैं वो 4 नंबर के बनते हैं, 3 या 4 नंबर के बनते हैं, ठीक है ना, लगभग लगभग। अभी होता क्या है बच्चों, थोड़ा सा एक और तरीका है यहाँ पे इन क्वेश्चंस को पूछने का, प्रोसेस वाले क्वेश्चंस को पूछने का। जितना मैंने अभी तक बताया आपको कि वो कोई भी एक स्टेप का डेटा देगा आपको, मतलब टेक्स्ट देगा आपको लिख करके केस स्टडी में, और आपसे आइडेंटिफाई कराएगा कि कौन सा स्टेप यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। और फिर उसके सेकंड पार्ट में ये पूछ लेगा कि या तो इसके आगे की प्रोसेस क्या कर दो, तुम एक्सप्लेन कर दो। अब मान लियो उसकी आगे की प्रोसेस में किसी में 2 स्टेप होंगे, किसी में 3 स्टेप होंगे, तो सारे नहीं करवाएगा, या वो बोलेगा कि इसके पहले के स्टेप क्या कर दो, आप इस प्रोसेस के जो आपने आइडेंटिफाई करी है, जो आपने यहाँ पे स्टेप आइडेंटिफाई किया है इस प्रोसेस का, पहले तो जो भी प्रोसेस आपने आइडेंटिफाई किया है उस प्रोसेस का जो भी स्टेप आपने आइडेंटिफाई किया, इससे पहले के स्टेप नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या कर दो, आप एक्सप्लेन कर दो। ऐसे पूछता है वो, तो पूरी प्रोसेस नहीं पूछता, ठीक है ना। चलो बात करते हैं किसकी, डिपार्टमेंटलाइजेशन की या डिपार्टमेंटेशन की। इसको क्या भी बोलते हैं, ग्रुपिंग ऑफ वर्क। काम को आइडेंटिफाई कर लिया और काम को डिवाइड भी कर लिया, है ना। अब क्या करना है, डिवाइड करके, भाई हमने ये देख लिया कि ये काम है, ये काम है, ये काम है, ये काम है। अब जितनी भी एक्टिविटीज है और जो सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज है, कौन सी, एक जैसे नेचर की एक्टिविटीज है, उनको हम एक डिपार्टमेंट में, एक फंक्शन में क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। सेल्स के रिगार्डिंग जितनी भी एक्टिविटीज है चल सेल डिपार्टमेंट में, फाइनेंस के रिगार्डिंग जितनी भी एक्टिविटीज है चल फाइनेंस डिपार्टमेंट में, और आपकी मार्केटिंग के रिगार्डिंग जितनी भी एक्टिविटीज है चल मार्केटिंग में डिपार्टमेंट में, ठीक है ना। परचेज के रिगार्डिंग जितनी भी है वो परचेज डिपार्टमेंट में। इसी को बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन या डिपार्टमेंटेशन। समझ आता है क्या आपको। अभी क्या है, देखो जैसे मेरे को ना मेरे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, मेरे को मेरे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, लेट सपोज ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, समझा क्या आपको। ये रही सारी एक्टिविटीज, अभी मैं आपको एक एक एक्टिविटीज दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये इसको मैं कहीं पे तो कहीं पे प्लेस करूंगा, चलो मैंने प्लेस कर दिया। ये है, इसको भी क्या उसमें ही प्लेस करूँ कि सेपरेटली प्लेस करूँ, वाई सेपरेटली, बिकॉज इसके बीच में और इसके बीच में कोई कनेक्शन है नहीं ना, बिल्कुल, ये अलग है और ये अलग है ना। नेक्स्ट है बच्चों ये, इसको मैं इसको भी अलग प्लेस करूं, अब इसको बताओ इसको किसके साथ प्लेस करूं, स्टेपलर के साथ, सेम तो है ही नहीं है, मैंने कब बोला सेम, है ना। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि सिमिलर नेचर की एक्टिविटी, है ना, इसका इसका संबंध, इसका रिश्ता इससे है, ये लो, ठीक है ना। इसको
भले ही इसकी क्या है मतलब वर्किंग इसकी अलग हो सकती है, लेकिन है तो ये है ना। तो देखो आप कौन से डिपार्टमेंट में, रिमोट डिपार्टमेंट में, ठीक है ना। ये उसके साथ आपको देख रहा है कि यहाँ पे ग्रुपिंग हो रही है, क्या हो रही है, अलग अलग डिपार्टमेंट बन रहे हैं, ये अलग में। अच्छा, और ये उसके साथ, और ये भी उसके साथ। कितने डिपार्टमेंट हुए, 1 2 3 4 बन गए। कितने बन गए, यही बच्चों क्या होता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है। वैसे तो मेरे पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है, हाँ जी, वैसे तो मेरे को पढ़ाने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, एक बार पढ़ के तो देखो, मैं तो पढ़ा ही दूंगा। लेकिन आपको समझा होगा कि मैंने क्या बोला। आया कुछ समझ में, थोड़ा इसको फोकस करना, ये अनरिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक दो शब्द चेंज होते हैं ना, रिलेटेड की जगह क्या आ जाए, अनरिलेटेड, ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएगा और हम चले जाएंगे फर्स्ट चैप्टर में, है ना। एक आध शब्द का और थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। और मैं आपको, अगर आप नोट्स लेके आएगा बिजनेस के, एक बार देखना, कोऑर्डिनेशन में लिखा हुआ है, वहां पे क्या लिखा है, कौन से वाले बुलेट पे लिखा है, एक बार वो बुलेट भी पढ़ के बता दो, साथ के साथ यहीं पे टैली करा दूंगा। एक बुलेट लिखा होगा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन में, इट यूनिफाइज द अनरिलेटेड एक्टिविटीज। ध्यान से समझना, कोऑर्डिनेशन, इट यूनिफाइज द अनरिलेटेड एक्टिविटीज। ये प्रोडक्शन है, ये सेल्स है, कोऑर्डिनेशन इन दोनों को यूनिफाई करने का काम करता है, अनरिलेटेड एक्टिविटीज को, ये अलग है, ये अलग है। जबकि डिपार्टमेंटेशन क्या करता है, हाँ, इट कंबाइंस रिलेटेड एक्टिविटीज। ये किसको रिलेट करता है, ये किसको कंबाइन करता है, रिलेटेड एक्टिविटीज को जो एक जैसी है। हाँ बोलो ना, जिनका आपस में कुछ क्या है। अब ऐसे मत बोलना मेरे को कि ऐसे तो भैया सेल्स का भी प्रोडक्शन के साथ भी क्या है, कनेक्शन है, लेकिन वो ऑल टुगेदर डिफरेंट सेट ऑफ क्या है, एक्टिविटीज है। हाँ बोलो ना, कनेक्शन, मैं ये नहीं मना नहीं कर रहा हूँ कि उनका कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन उनका भी है, लेकिन वो डिफरेंस बच्चों इतना ज्यादा है कि आप ना किसी एक बंदे को दोनों काम नहीं दे सकते। समझ में आ रही है, तो डिफरेंस हो जाता है यहाँ पे। वो क्वेश्चन पूछेगा, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट विच यूनिफाइज द अनरिलेटेड एक्टिविटीज। आपका आंसर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन। वो बोलेगा आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट विच ग्रुप द रिलेटेड एक्टिविटीज, डिपार्टमेंटेशन, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, द नेक्स्ट स्टेप इज टू ग्रुप रिलेटेड एंड सिमिलर जॉब्स। अगला स्टेप आपके लिए ये है कि आपको जो रिलेटेड है और जो सिमिलर है, ठीक है ना, सिमिलर मतलब अभी तुम देखो दोनों में फर्क ये भी आ रहा है कि वहां पे वो केवल अनरिलेटेड वर्ड यूज करता है, यहाँ पे रिलेटेड के साथ क्या भी बोल रहा है, सिमिलर भी बोल रहा है। जो रिलेटेड हो साथ में सिमिलर जॉब्स हो, उन्हें क्या करोगे आप, एक डिपार्टमेंट में प्लेस करोगे, ग्रुप करोगे, ठीक है ना। सच ग्रुपिंग इज नोन एज डिपार्टमेंटेशन और डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसे क्या बोलेंगे, इस ग्रुपिंग को, डिपार्टमेंटलाइजेशन या डिपार्टमेंटेशन, ठीक है ना, यानी कि डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, क्या क्रिएट कर रहे हैं, डिपार्टमेंट्स। द ग्रुपिंग में बी डन द ग्रुपिंग में बी डन बेस्ड ऑन फंक्शंस। ग्रुपिंग बच्चों हम किसके बेसिस पे भी कर सकते हैं, फंक्शंस के बेसिस पे। फंक्शंस ये जो मैंने अभी अभी आपको बताए थे वो फंक्शंस ही थे, कि ये क्या है, परचेजिंग है, ये प्रोडक्शन है, ये सेल्स है, ये मार्केटिंग है, ये फाइनेंस है, ये एचआर है, ठीक है ना। और ग्रुपिंग किसके बेसिस पे भी हो सकती है बच्चों, प्रोडक्ट के बेसिस पे भी हो सकती है। किसके बेसिस पे भी हो सकती है, मतलब कैसे, लेट सपोज हमारे 10 प्रोडक्ट है, कितने प्रोडक्ट है, 10 प्रोडक्ट है, तो हमने जो हर एक प्रोडक्ट की एक्टिविटी है वो फंक्शन वाइज नहीं करी, पहले पहले कैसे करी, प्रोडक्ट वाइज करी। मतलब सारे प्रोडक्ट को पहले क्या करा, डिफरेंट डिफरेंट करा, क्या करा, ये मतलब कहने का ये है कि सारे बच्चे एक ही बाप के हैं, सारे बच्चे एक ही बाप के हैं, फिर भी हर एक बच्चा आपस में एक दूसरे को भाई भाई नहीं मानता है। तुम्हें समझा मैंने क्या बोला, नहीं समझा बेटा। अभी तक हम जो डिवाइड कर रहे थे एक्टिविटीज को, वो कैसे कर रहे थे, फंक्शंस के बेसिस पे। लेट सपोज, चलो मैं बताता हूँ आपको और थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ।
हम ना हमारे 10 जो प्रोडक्ट्स थे, जो हमारे 10 बच्चे थे, उनकी सबकी परचेजिंग एक जगह कर रहे थे हम। सबकी परचेजिंग, सबकी सेल्स एक जगह कर रहे थे, सबकी प्रोडक्शन एक जगह कर रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमने ग्रुपिंग की है वो प्रोडक्ट वाइज की है या फंक्शन वाइज की है? प्रोडक्ट वाइज नहीं, फंक्शन वाइज। बिकॉज सबकी सबकी परचेजिंग एक जगह हो रही है, सबकी सेल्स एक ही जगह हो रही है ना, सबका प्रोडक्शन एक ही जगह हो रहा है। हालांकि सब हर बारी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वो, उसके लिए मैंने यहाँ पे मैं आपको ऊपर ऊपर से समझा रहा हूँ। अभी आगे चल करके वो डिटेल में टॉपिक पढ़ने हैं हमें ये, ठीक है ना। देखो यहाँ पे चैप्टर की यही खास बात है कि शुरुआत में वो ओवरव्यू देता है टॉपिक्स में और बाद में उनकी डिटेल में घुस जाता है, ठीक है ना। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, भैया हाउ दैट पॉसिबल कि एक जगह सारे प्रोडक्ट का क्या हो जाए, प्रोडक्शन हो जाए। अरे यार ये प्रोडक्ट अलग है, ये प्रोडक्ट अलग है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकली जरूरी नहीं है कि सारे प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन है वो एक ही जगह हो जाए, वो डिपेंड करता है, वो आगे हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम सेल्स एक जगह कर रहे हैं, सारे प्रोडक्ट की परचेजिंग एक जगह कर रहे हैं, प्रोडक्शन एक जगह कर रहे हैं, मतलब है तो अलग अलग ही, लेकिन 10 के 10 प्रोडक्ट की परचेजिंग कर रहे हैं तो एक जगह कर रहे हैं, 10 के 10 प्रोडक्ट की सेल कर रहे हैं तो एक जगह कर रहे हैं, 10 के 10 प्रोडक्ट के लिए लोगों को हायर कर रहे हैं तो एक ही डिपार्टमेंट बनाया हमने 10 के 10 लोगों के लिए, मतलब 10 के 10 प्रोडक्ट के लिए। समझा ना आपको? तो वो तो होता है कि हमने क्या किया, ग्रुपिंग की किसके बेसिस पे, कहाँ पे लिखा है, फंक्शंस के बेसिस पे। लेकिन अभी क्या किया, हमें जमता नहीं है यार, एक तो हम टू व्हीलर बनाते हैं, एक फोर व्हीलर बनाते हैं, दोनों की प्रोडक्शन साथ में कैसे हो सकती है? कैच है या नहीं है, पॉइंट है या नहीं है? तो अभी क्या करो, अभी ये जो बच्चों को, ये जो तुम ज्वाइंट फैमिली बनाए थे ना, ये पूरा मोहल्ला लेके फिर रहे थे, अब इनको क्या करो, सेपरेट सेपरेट करो, ठीक है ना। यानी कि पहले ग्रुपिंग किसके अकॉर्डिंग करो, प्रोडक्ट के फंक्शन के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। और मैंने उसके लिए क्या बोला था कि ये बच्चे तो सारे एक ही बाप के हैं, लेकिन आपस में जो बच्चे हैं वो एक दूसरे को भाई भाई नहीं मानते। भाई तू अलग है, मैं अलग, बाप हमारा एक ही है। समझा ना? वैसे तो किसके बेसिस पे भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट के बेसिस पे भी कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको? देख लो, कुछ कहना सुनना हो पूछ लो। नेक्स्ट है कस्टमर के बेसिस पे भी कर सकते हैं, आप बता दो कस्टमर के बेसिस पे कैसे करेंगे। कस्टमर को जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग ग्रुपिंग कैसे करेंगे बताओ। कुछ और अच्छा भी बता सकते हो। हाँ, जैसे हम्म हम्म तो वो कस्टमर वाइज हुआ कि प्रोडक्ट वाइज हुआ? कस्टमर वाइज बताओ ना बच्चों। वेरी गुड, दैट्स द राइट आंसर। बच्चों हम जो प्रोडक्ट बेचते हैं ना, हम आईफोन बेचते हैं, क्या बेचते हैं, आईफोन बेचते हैं, लेकिन एक आईफोन 15 भी है और एक आईफोन वो 6 7 जो भी है, ठीक है ना, जो भी होगा मेरे को नहीं पता, 6 7 5 जो भी है वो भी है, ठीक है दोनों क्या, आईफोन। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो आईफोन 6 7 चलाने वाले हैं, जो आईफोन 15 चलाने वाले हैं, दोनों का टेस्ट एक ही जैसा होगा? नहीं है ना। आईफोन 6 7 को शायद कोई इतना इज्जत ना दे, है ना, लेकिन 14 15 को तो देगा ना। यस और नो? अच्छा, हम आईफोन बनाते हैं, साथ में और भी क्या करते हैं, और भी मोबाइल बनाते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है ना, मैं अपने मन से एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आईफोन की इज्जत अलग ही है, उसकी कस्टमर, उसकी जो टारगेट ऑडियंस है वो अलग है। मान लिया आप कोई एक मीडियोकर रेंज में कोई भी क्या कर रहे हो, स्मार्टफोन डेवलप कर रहे हो, तो उसकी टारगेट ऑडियंस बिल्कुल अलग है। तुम दोनों को कंबाइन कैसे कर सकते हो, मैशअप बन जाएगा। हाँ बोलो ना। इसको भी नहीं, इसके भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाओगे। नहीं इसकी, बिकॉज तुम किसको सब्स्यूम कर रहे हो आपस में, बिल्कुल दो अलग अलग प्रोडक्ट को, मतलब जो अलग अलग टारगेट कस्टमर को क्या करते हैं, हिट करते हैं, है ना, उन्हें क्या कर रहे हो आप, मर्ज कर रहे हो। तो बच्चों कुछ प्राइस सेंसिटिव कस्टमर हो सकते हैं और कुछ क्वालिटी सेंसिटिव कस्टमर हो सकते हैं, और तुम दोनों ही प्रोडक्ट में डील करते हो, लेट सपोज। मतलब तुम कौन सी मार्केट को भी हिट कर रहे हो, प्राइस सेंसिटिव कस्टमर जो है, ठीक है ना, आप उनको भी क्या कर रहे हो, उनकी भी नीड्स पूरी कर रहे हो। लेकिन आप किसके लिए भी काम करते हो, क्वालिटी सेंसिटिव, या दोनों के लिए फिर सारी एक्टिविटीज कंबाइन कर दे। तो इस बारी आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको अपनी एक्टिविटीज को डिवाइड करना पड़ेगा किसके अकॉर्डिंग, कस्टमर्स के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग?
भाई अभी जो क्लासिफिकेशन चलेगा ना, ये हमारी कंपनी, और ये कौन सा सेगमेंट है, प्राइस सेंसिटिव वाला, और ये कौन सा सेगमेंट है, अब इनके अंदर चलेगा जितना भी क्लासिफिकेशन चलेगा वो, समझ रहे हो, परचेजिंग, प्रोडक्शन, सेल्स, इसकी परचेजिंग, सेल्स, प्रोडक्शन अलग होगी, इसकी परचेजिंग, सेल्स, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, है ना, सब फाइनेंस वगैरह सब अलग होगा। यहाँ पे बस एक लेयर लग गई, किसके अकॉर्डिंग, कस्टमर के अकॉर्डिंग। तुम्हें समझ में आ रहा है, पक्की बात, देख लो। नेक्स्ट क्या है बच्चों, एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन। अरे यार ये तो कोई भी बता दे, मना मत करना। ज्योग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ग्रुपिंग कर सकते हैं, जैसे कि बता दो ना। चलो बताओ। तो ये कस्टमर के अकॉर्डिंग नहीं हो गया, एक पीछे वाला क्यों बोलता है। हाँ जी, बेटा हमारा एक प्रोडक्ट है, लेट सपोज हम ये रिमोट ही बेचते हैं, ठीक है ना, लेकिन अभी ये ऑपरेशन इतने बड़े स्केल पे हो रहे हैं, पूरे भारत भर में हमारे ऑपरेशन है, ठीक है ना, मतलब जो सेल्स परचेज होती है, प्रोडक्शन वगैरह होती है, पूरे भारत भर में होती है ना, सिंगल जगह से मैनेज करना इसको पॉसिबल नहीं है। हमने 4 डिवीजन बना दी एरिया वाइज, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट, समझ में आ रही है। तो अभी जो ग्रुपिंग करी हमने, अब लेट सपोज हमें ना सप्लाई करनी है इधर जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में क्या करनी है, सप्लाई करनी है, तो ये इसकी परचेजिंग करने हम कोई जो केरला या तमिलनाडु में हमारी यूनिट लगी हुई है उनको तो नहीं बोलेंगे ना, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी, टाइम पे डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें वहां के कस्टमर को हिट करना है तो ये एक्टिविटी हमें कहाँ पे डालनी होगी, जो नॉर्थ वाली डिवीजन है हमारी, कौन से वाली डिवीजन है। अच्छा, अगर आपको इधर आ जाओ, आपको आसाम में, मेघालय में, त्रिपुरा में, मणिपुर में, इधर क्या करना है, आपको सप्लाई करनी है, तो आप ये एक्टिविटी कौन सी वाली डिवीजन में डालेंगे, ईस्ट वाली में, किस में डालेंगे। बात समझ में आ रही है, से और नो। तो बच्चों यहाँ पे जो हम ग्रुपिंग कर रहे हैं वो ग्रुपिंग किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, एरिया वाइज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो वो होती है ज्योग्राफिकल लोकेशंस, क्या होती है, ज्योग्राफिकल लोकेशन। बात समझ में आ रही है, भले ही प्रोडक्ट हमारा एक हो लेकिन हम उसे एरिया वाइज क्या कर रहे हैं, एक्टिविटीज को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ग्रुपिंग कैसे भी हो सकती है बच्चों, फंक्शंस के बेसिस पे हो सकती है, प्रोडक्ट के बेसिस पे हो सकती है, कस्टमर के बेसिस पे हो सकती है, ज्योग्राफिकल लोकेशंस के बेसिस पे हो सकती है। एग्जामिनर को पूरा कुछ भी नहीं समझ में आएगा, है ना, उसका दिल इसी लाइन पे आ जाएगा, वो यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ जो हम डिपार्टमेंटेशन करते हैं वो किन बेसिस पे करते हैं। फिर बच्चा बोलता है कि यार ये तो समझ में नहीं आ रहा, ये कहाँ से आ गया, है ना, एक छोटी सी लाइन पे दिल आ गया एग्जामिनर का। आप बोल सकते हो कि जो डिपार्टमेंटेशन होता है, जो डिपार्टमेंटलाइजेशन जो हम करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, वो किसके बेसिस पे कर सकते हैं, फंक्शंस के बेसिस पे बताओ। हाँ कैसे, उसके वो सीधा एग्जाम्पल बोलो जो हिट करे माइंड को, अच्छे से बिजनेस के कंटेक्स्ट में बताओ। सही बोल रहे हो, बिजनेस के कंटेक्स्ट में बताओ। फंक्शंस में कितनी बार बता चुका हूँ बच्चों आपको, देखो मैनेजमेंट के फंक्शन 5 होते हैं, बिजनेस के फंक्शन बोलो, बिजनेस के फंक्शन बहुत सारे हो सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, करो ना स्टार्ट, अरे बोल दो। अरे तुम्हें तुम मेरी मौत का तमाशा देखने आए हो यहाँ, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग हो सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सकता है, यस और नो। तो देखो कितने सारे डिपार्टमेंट हो गए ना। हाँ बोलो, इन डिपार्टमेंट को फंक्शंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, फंक्शंस मतलब फंक्शंस वे फंक्शन उसे बोलते हैं जिसके अंदर सिमिलर नेचर की बहुत सारी एक्टिविटीज होती है ना, मतलब ऐसे बोल या ऐसे भी बोल सकते हो कि फंक्शन उसे बोलते हैं, बिजनेस फंक्शन उसे बोलते हैं जिसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटी है, या जो बड़े लेवल की एक्टिविटी है, परचेजिंग अपने आप में छोटी एक्टिविटी है, बड़ी एक्टिविटी है, तो एक फंक्शन है। सेल्स एक छोटी एक्टिविटी है, बड़ी एक्टिविटी है, इन्हें ऑपरेशन भी बोल सकते हैं, है ना, लिखोगे तो खैर होनी तुम और भूल भी जाते हो। फॉर एग्जाम्पल सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट एक्टिविटीज में बी ग्रुप्ड अंडर द सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट रेस्पेक्टिवली। क्या बोल रहा है, जो सेल्स के रिगार्डिंग एक्टिविटीज है और जो एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग एक्टिविटीज है उनको हम ग्रुप कर सकते हैं किसमें,
सेल्स डिपार्टमेंट में और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। हाँ बोलो ना, जो सेल्स वाली एक्टिविटी है वो सेल्स डिपार्टमेंट में, और जो एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग जो एक्टिविटीज है वो मतलब मार्केटिंग में। अरे तुम्हें हुआ क्या है, तबीयत तो मेरी खराब है, तुम्हें क्या हुआ है? गजब करते हो यार तुम भी। एक बार ही पढ़ो वापस से बताओ मेरे को। हाँ कर रहा हूँ। पूछने की बात ही नहीं होनी चाहिए थी यार, खुद कर लेते। पढ़ लिया ना आपने? आगे चालू कर सकते हैं। थर्ड देखना, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब हमने डिपार्टमेंट तो बना लिए, क्या केवल डिपार्टमेंट ही बनाना काफी है पारस? तो फिर क्या करें अभी? उन डिपार्टमेंट्स को जो बनाए हैं उनके लिए एक रेस्पॉन्सिबल बंदा क्या करेंगे, हायर करेंगे ना। यानी कि वो जो काम हमने आइडेंटिफाई करके डिवाइड करके ग्रुप किया है उसको अभी किसी को सौंपेंगे कि भाई तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, तुम्हें ये काम परफॉर्म करना है। और क्या ऐसे ही सौंप देंगे क्या? डिवीजन ऑफ वर्क क्या बोलता है? जिस बंदे को उस फील्ड में नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, उसकी कैपेबिलिटी कैलिबर हो, उस बंदे को वो काम अपने सौंपना चाहिए। हाँ बोलो ना, पढ़ो इसे। आफ्टर ग्रुपिंग वेरियस एक्टिविटीज इनटू डिपार्टमेंट्स, ग्रुपिंग करने के बाद अलग अलग एक्टिविटीज को डिपार्टमेंट में, इट इज नेसेसरी टू एलोकेट द वर्क। अभी आपको वर्क को क्या करना है, एलोकेट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है टू डिफरेंट एम्प्लॉइज। किसको? अलग अलग एम्प्लॉइज को। एंड टू प्लेस ईच डिपार्टमेंट अंडर द चार्ज ऑफ एन इंडिविजुअल, और हर एक डिपार्टमेंट को आपको एक इंडिविजुअल के मतलब बेसिकली क्या कैसे बोलेंगे इसको, एक इंडिविजुअल को सौंपना होगा, ऐसे ही तो बोलेंगे, ठीक है ना। यानी कि उसकी देखरेख में वो सारे काम होंगे। ड्यूटीज शुड बी असाइन, यानी कि अभी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, वो क्या की जानी चाहिए, इस स्टेप में असाइन की जानी चाहिए बेस्ड ऑन द नॉलेज। किसके बेसिस पे? जिस बंदे को जितनी नॉलेज है उसको उतनी ड्यूटी दी जाएगी, जिसका जितना एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे, एंड जिसकी जितनी क्वालिफिकेशन है जिस भी इंसान की, उसके अकॉर्डिंग उसको ड्यूटी दी जाए। मान लिया वो वाहियात इंसान है तो उसे हम जो बहुत सेंसिटिव एरिया है वो असाइन करेंगे, है ना, बहुत लिमिटेड एरिया जो है जिसके मतलब अगर इसमें कुछ गड़बड़ भी हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संभाल लेंगे हम, तो वैसा काम देंगे, ठीक है ना। और जो बहुत सेंसिटिव एरिया वो बहुत होशियार इंसान को देंगे, जिसकी क्वालिफिकेशन होगी, एक्सपीरियंस होगा, उसे नॉलेज होगी, है ना, वो टैकल कर लेता है चीजों को, तो उस बंदे को सौंपेंगे। अब प्रॉपर मैच बिटवीन द नेचर ऑफ जॉब, ध्यान से सुनना बच्चों, प्रॉपर मैच होना चाहिए किसके बीच में, नेचर ऑफ जॉब के बीच में, एंड द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, काम क्या है और तेरे को करना क्या आता है, उनके बीच में प्रॉपर मैचिंग मैचिंग होनी चाहिए। और ये आज नया नहीं पढ़ रहे, फर्स्ट चैप्टर में जब हमने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो वहां पे पढ़ा था हमने कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग, और वहां पे हमने ये बोला था कि जो जॉब है और जो बंदा उसे परफॉर्म, उसकी स्किल में क्या होना चाहिए, नेचर ऑफ जॉब में और स्किल ऑफ पर्सन की जो बेसिकली उसकी जो स्किल है उसमें क्या होना चाहिए, मैच मैच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वही बोल रहा है यहाँ पे कि जो काम है, भाई एक बात बताओ, अगर फाइनेंशियल नेचर का काम है, किस नेचर का काम है, और वो तुमने किसको सौंप दिया, प्रोडक्शन मैनेजर को, किसको? तो जॉब की नेचर में और इंसान की एबिलिटी में मैचिंग मैचिंग है नहीं है ना, तो ये बोल रहा प्रॉपर मैच होना चाहिए कि काम क्या है और सामने वाले को करना क्या आता है, ठीक है ना। मान लिया मेरे को बिजनेस और इको पढ़ानी आती है, अकाउंट्स पढ़ाना आता है, तो मेरे को बोलो फिजिक्स पढ़ाओ, कैसे पढ़ा देंगे भाई? नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना। आप फिजिक्स वाले बोलो अकाउंट पढ़ा के दिखाओ, नहीं पढ़ा सकता भाई, हर एक इंसान हर एक चीज में कोई ना एक्सपर्ट होता है ना, कोई तो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन होगा ना। तो वो बोल रहे हैं कि प्रॉपर मैच होना चाहिए जो भी जॉब है और जो बंदे की एबिलिटी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस।
वरना तो अगर क्या करोगे आप, बंदर को तैरना सिखाओगे और मछली को पेड़ पे चढ़ना सिखाओगे, है ना, या वैसे नेचर का आपने काम दिया तो कुछ भी नहीं होगा, इफेक्टिव परफॉर्मेंस होगी ही नहीं। समझ में आ रही है ना बात, तो वो चीज हो जाएगी। नेक्स्ट है फाइनली बच्चों, देखो काम को आइडेंटिफाई किया, डिवाइड किया, ग्रुप किया, असाइन किया, देन अब फाइनली किसकी बारी है, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, ठीक है ना, कौन अपना काम पूरा कर करके किसको रिपोर्ट करेगा, है ना। ये अथॉरिटी रिलेशनशिप हमें क्या करना है, एस्टैब्लिश करना है, यानी कि बेसिकली अंदर ड्रिल डाउन करके देखोगे तो सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। और फाइनली बच्चों जब सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप हम एस्टैब्लिश करते जाएंगे क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ वो है ही कॉन्सेप्ट ऐसा है, मैं तो जस्ट आपको बता रहा हूँ ऑर्गेनाइजिंग की वजह से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बन के आती है, वो इसी पॉइंट की वजह से आती है। फाइनली आफ्टर असाइनिंग ड्यूटीज को असाइन करने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्लियरली डिफाइन द अथॉरिटी। अभी अगला और फाइनल स्टेप है कि आपको क्लियरली लोगों की जो रोल्स है ना, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो क्या करनी है, डिफाइन करनी है आपको, ठीक है ना, कि भाई तुम्हारे पास कितनी पावर है, क्या तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अमंग वेरियस इंडिविजुअल्स, अलग अलग लोगों की, ठीक है ना, या आपस में उनकी कैसे कैसे क्या रहेगी, उनकी अथॉरिटी रहेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी। ईच इंडिविजुअल शुड ऑल्सो नो, हर एक इंसान को ये पता होना चाहिए, फ्रॉम होम ही हैज टू टेक ऑर्डर, कि उसे किससे ऑर्डर, यानी कि उसका सुपीरियर कौन है, एंड टू होम ही इज अकाउंटेबल, और किसको उसे जवाब देना है, ठीक है ना, यानी कि फाइनली वही कि उसका सुपीरियर कौन है। इट मींस देयर इज अ नीड टू क्रिएट सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। तो हमें क्या बनाने की जरूरत है, सुपीरियर, एक चेन बनाने की जरूरत है जिस चेन में क्या हो, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप हो। कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा बच्चों, नो स्टेप, एक बार गेट खोल दो, सुनो ना, मैं क्या बोल रहा था, हाँ 7 स्टेप प्रोसेस वो है, और ये छोटी सी प्रोसेस है 4 स्टेप प्रोसेस। मैं आपसे पूछ रहा था कि आपको 11 स्टेप आते हैं क्या, बैक टू बैक बोल सकते हो, है ना, ऐसे ऐसे करके हमें 45 टू 50 स्टेप्स तक जाना है, ठीक है। और ऑलरेडी वैसे तो 11 है, लेकिन हेडिंग कितनी है, अगर हेडिंग की बात करें तो 13 हो जाएगी, है ना, 9 उसमें और 4 इसमें। शुरू से बोल दो जल्दी से, प्लानिंग से। डेवलपिंग प्रेमाइसेस, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, इन सेलेक्टिंग द प्लान, फिर इम्प्लीमेंट द प्लान, फॉलो अप एक्शन। नेक्स्ट अभी ऑर्गेनाइजिंग में आ जाओ, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, हाँ बोलो ना, थर्ड बोलो, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, और लास्ट है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। यस और नो। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। क्यों करें हम ऑर्गेनाइजिंग, क्यों जरूरी है वो, क्या फायदा होगा उसको करने से। बोल रहे हैं द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कैन बी अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। पहला क्या बोल रहा है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। बच्चों एक बात बताओ मेरे को, जब हम ये क्लियर कर चुके हैं कि आपकी ड्यूटीज क्या है ना, आपके पास पावर कितनी है, आप किससे ऑर्डर लोगे, किसको ऑर्डर दोगे, किसको आपको काम पूरा करके जवाब देना है ना, कौन कौन आपको सुना के जा सकता है और किस किस की आपको सुननी पड़ेगी, किस किस को आप बोल सकते हो, सुना सकते हो। जब ये सारी चीजें क्लियर है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एडमिनिस्ट्रेशन माने कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कंट्रोल, क्या कंट्रोल बराबर नहीं होगा क्या। एक बारी के लिए फर्ज करो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म नहीं करा, तो कोई भी किसी को कुछ भी बोल रहा है ना, वो सीईओ को बोल रहा है ए पानी लेके आना, हाँ बोलो, कंट्रोल होगा। वो कोई, जो इंसान कोई भी सीईओ के बोल रहा है पानी लेके आना, तो समझा ना कि कौन, उसकी इज्जत कितनी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लोग समझते ही नहीं है। यानी कि यहाँ पे प्योर प्योर किसकी कमी है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप की कमी है। भले ही तुमने बनाया भी, लेकिन लोगों को बताया नहीं कि इसको कैसे फॉलो करना है। समझ में आ रही है ना बच्चों बात। तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को परफॉर्म करोगे तो आप आपके ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली एडमिनिस्टर कर पाओगे।
इफेक्टिवली कंट्रोल कर पाओगे, बिकॉज कोई भी अपने जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना उनके बियॉन्ड जाकर के क्या नहीं करेगा, एक्ट नहीं करेगा, उसे उसी के अंदर रह करके क्या करना होगा, परफॉर्म करना होगा। बिकॉज आपने क्या किया है, काम को आइडेंटिफाई भी करके रखा है, आपने डिवाइड भी करके रखा है, आपने उसकी ग्रुपिंग भी की है, आपने उसे सौंप के भी रखा है, और आपने फाइनली रिपोर्टिंग रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश किया है। तो बच्चों ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होगा, इफेक्टिव कंट्रोल होगा, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो पहले इंपॉर्टेंस तो ये है। और अगर एक बारी के लिए सोच के देखो कि ऑर्गेनाइजिंग नहीं है तो सब उल्टा पुल्टा होगा ना, है ना। ये बोल, एक बंदा बोल रहा है किसी दूसरे को कि ओए तू ये काम कर लियो, भाई जाना बाप को सिखा रहा है, साले तू करेगा ये काम या मैं करूंगा, ठीक है ना, ऐसे लोग करेंगे। तो अब तुम देखो मेरी वर्डिंग में ही आप ऐसे मत सोचना कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट की फील दे रहा हूँ, ठीक है ना। तुम्हें पता है कि मेरे मुंह पे फिल्टर नहीं होता, मैं जैसा अंदर से हूँ मैं वैसा बाहर से हूँ, है ना। और प्रैक्टिकली भाई ये ऐसे ही होता है, तुम करके देखो ना एक बारी, ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग मत परफॉर्म करो, ये बताओ ही मत कि कौन सुपीरियर कौन सबऑर्डिनेट, तो लोग मुंह भाषा पे आ जाएंगे, उल्टे सीधे शब्द यूज करने पड़ेंगे। जैसे मैंने अभी बोला ना अभी आपको कि तू बताएगा मेरे को क्या करना क्या नहीं करना, ज्यादा होशियार मत बन, अपना काम कर, ठीक है ना। अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, मैंने तो फिर भी बहुत नॉर्मली बोला। आप बेटा कॉर्पोरेट कल्चर में जाओगे ना, इतनी गंदी पॉलिटिक्स खेली जाती है ना, बहुत सारे लोग तो सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे जो सीधे रास्ते के चलने वाले हैं, ठीक है ना। बहुत गंदी पॉलिटिक्स होती है कॉर्पोरेट कल्चर में। तो इसीलिए बोल रही है कि अगर ऑर्गेनाइजिंग अगर आपने क्या किया, परफॉर्म किया, तो आप क्या कर पाओगे, इफेक्टिवली अपने ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर पाओगे। पढ़ के देखो, ऑर्गेनाइजिंग क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, ऐसा कौन से स्टेप में किया था बताना, बोलो ना कौन से, लास्ट वाले में, फोर्थ वन में, ठीक है ना। इट हेल्प टू अवॉइड कंफ्यूजन, इससे क्या नहीं होगा कि भाई मैं किससे ऑर्डर लूंगा, किसको दूंगा ऑर्डर, है ना, किसको रिपोर्ट दूंगा, कोई किसी बात का कंफ्यूजन है ही नहीं है, क्योंकि मुझे ये पता है मेरा सुपीरियर कौन है और मुझे ये भी पता है मेरा सबऑर्डिनेट कौन है, किसको मुझे ऑर्डर देना है और किससे मुझे ऑर्डर लेना है, काम करके किसको बताना है किसको नहीं बताना, किसको जवाब देना किसको नहीं देना, ये सारी चीजें क्लियर है। तो वही बोल रहा है, इट हेल्प्स टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड इनेबल्स द प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, और काम को आप बहुत अच्छे से प्रॉपरली क्या कर पाओगे, एग्जीक्यूट कर पाओगे, ठीक है ना। विच इज हेल्पफुल इन एस्टैब्लिशिंग कंट्रोल, जिससे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आपका क्या बन जाएगा, कंट्रोल बन जाएगा, क्योंकि चीजें आपके किस में होगी, आपके अंडर में होगी, आपके कंट्रोल में होगी, ठीक है ना। ओवर द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, आप बोलोगे भैया समझ में नहीं आया, बेटा जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स होगी, अथॉरिटी फिक्स होगी, है ना, और जिस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है वो काम नहीं करेगा, तो क्या मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकता हूँ, डांट नहीं, मैंने क्या बोला, मैं ये बोल रहा हूँ, जिस बंदे को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ना, कि भाई तेरा ये काम है, और अगर वो काम नहीं करेगा तो क्या मैं उसे बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ ना, भाई क्यों नहीं करा तूने काम, क्या नाटकबाजी है तेरी, ये चल क्या रहा है, ऐसे कोई ना चलेगा, सारी एक्टिविटीज बराबर से रुकी पड़ी है, इतने एम्प्लॉइज खाली बैठे हैं तेरे काम की वजह से कि तूने काम नहीं किया, अभी जवाब देगा ना, अरे सर वो गलती हो गई, वो माइंड से स्किप हो गया, मैं अभी जस्ट, मेरे को क्या दो, आप 15 मिनट दो, मैं 15 मिनट में पूरा असाइनमेंट पूरा करके आपको देता हूँ, हाँ बोलो। लेकिन अगर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही नहीं है, ओ काहे की भाषणबाजी कर रहा है, इतना ज्ञान क्यों दे रहा है, हाँ तो कर दूंगा ना, ठीक है ना, आराम से बैठ जा, कर लूंगा मैं काम अपना, मेरे को मत बता क्या करना है क्या नहीं करना है, जब मेरा मन करेगा मैं करूंगा। तो यहाँ पे बताओ आपको फील कंट्रोल कहाँ पे फील आ रहा है, पहले वाले में, दूसरे वाले में चीजें आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, आप क्योंकि आप कोई नहीं, वही नहीं है ना, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, सेम पॉइंट है यार, सेम पॉइंट है, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, मेरे को क्या काम करना है, मेरी कितनी पावर है, मैं कितनी हद तक जा सकता हूँ, है ना, और क्या मेरी ड्यूटी है, किसको मेरे को जवाब देना पड़ेगा, ये वर्किंग रिलेशनशिप में प्रॉपर प्रॉपर क्या है, क्लैरिटी है, क्या है, सेम पॉइंट को रिपीट कर रहा है अलग ढंग से। पहले पॉइंट में क्या बोला था, मजे की बात बताऊं, मैंने वो जो हेडिंग्स को प्लेस किया है वो किसके अकॉर्डिंग किया है, एमटी के अकॉर्डिंग किया है, किसके अकॉर्डिंग किया है, मेरी एमटी के अकॉर्डिंग। एक्चुअल में तो ये हेडिंग पहले आनी चाहिए और इसकी वजह से वो फर्स्ट हेडिंग होती है। तुम्हें समझा मैंने क्या बोला, बता दो ना, जब क्लैरिटी होगी तभी तो क्या होगा, कंट्रोल होगा, हाँ बोलो ना। तो इसलिए ऑर्गेनाइजिंग क्लैरिफाइज द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजिंग क्लैरिफाई करता है कि किसी इंसान की अथॉरिटी क्या है और उसकी ड्यूटी क्या है, वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना।
ईच पर्सन नोज हिज सुपीरियर फ्रॉम होम ही हैज टू टेक ऑर्डर। हर एक इंसान ये जानता है कि उसे किससे ऑर्डर लेना है। दिस रिमूव्स एम्बिग्यूटी, मतलब इससे कंफ्यूजन हटता है। क्या हटता है? वही ऊपर वाले पॉइंट, एम्बिग्यूटी नहीं होती है, मतलब कंफ्यूजन नहीं आएगा इन द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस। कि इंफॉर्मेशन अगर आपको क्या करनी है, ट्रांसफर करनी है या किसी को इंस्ट्रक्शन देनी है, तो इससे आपको दिक्कत नहीं आएगी, कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लैरिटी इन सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, क्योंकि क्लैरिटी होगी किसमें? सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप में। हेल्प इन फिक्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, मजे की बात यह है बच्चों कि फर्स्ट हेडिंग में अगर आप चाहे ना कि ये जो 2 बुलेट है ये फर्स्ट हेडिंग में भी ठोक दो, और ये जो शुरू के 2 बुलेट है ये इस हेडिंग में भी ठोक दो। फर्क किसमें है? बस लास्ट वाले बुलेट में। कुछ नहीं है, जो हेडिंग आपने लिखी है उसी को एक्सप्लेन करना है। कि क्लैरिटी अगर वहां पे ऊपर लिख रहे हो तो ऊपर लिखोगे, क्योंकि वर्किंग रिलेशनशिप में क्या होगी, क्लैरिटी होगी, तो इससे क्या होगा, कंट्रोल अच्छा हो पाएगा। बस सिंपल ये लिखना है। यहाँ पे उसको कैसे लिख देंगे कि क्लैरिटी होगी सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप में, तो उससे हम रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर पाएंगे और स्पेसिफाई कर पाएंगे कि किस इंसान के पास कितनी अथॉरिटी है टू बी एक्सरसाइज बाय एन इंडिविजुअल। मतलब उसे ये पता लगेगा कि मेरे पास कितनी पावर है और कितना मेरे को यूसेज उसका करना है। तो इससे क्या होता है, क्लैरिटी आती है। क्या आती है? सिंपल रिपीटेशन है। कोई डाउट? नेक्स्ट, ये तो क्या ही बताऊं मैं, इसी के लिए तो कर रहे हैं, इसी के लिए तो कर रहे हैं ताकि अल्टीमेटली एफिशिएंसी और हमारे गोल्स अचीव हो सके। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मत करो ऑर्गेनाइजिंग परफॉर्म, आपके रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, आपके लोग भी कुछ भी करेंगे उनके जो मन में आएगा, है ना। वो नॉन जो आपके ह्यूमन रिसोर्स है वो उनके साथ जो कुछ करेंगे, जो मन में आएगा वो करेंगे, तो फाइनली आपके सारे रिसोर्सेज क्या ही होंगे, वेस्ट होंगे। लेकिन अगर आप इसे परफॉर्म करोगे तो रिसोर्सेज का क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ह्यूमन फाइनेंशियल एंड मटेरियल रिसोर्सेज कैन बी ऑप्टिमली यूटिलाइज। मटेरियल रिसोर्सेज बोले तो मशीनरी, रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट्स वगैरह वगैरह, कंज्यूमेबल्स, ठीक है ना, डाइज वगैरह होगी, आपके फिक्सचर्स वगैरह होंगे, मोल्ड्स वगैरह होंगे, कुछ भी जो भी मतलब कंज्यूमेबल्स, जो भी रॉ मटेरियल वगैरह, सारी वो चीजें बेसिकली। इट अवॉइड्स अननेसेसरी डुप्लीकेशन एंड ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। काम को डिवाइड किया, एक बंदे को सौंपा, वही काम सौंपा, ठीक है ना, तो ना तो क्या होगा, अननेसेसरी डुप्लीकेशन होगा और ना ही क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। तो जब ये काम नहीं होगा तो रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। अरे क्या बताऊं मैं क्या बताऊं, बताओ रहे इसमें। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या रहे कि स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा, कैसे मिलेगा बताना। जिस बंदे को जो काम सौंपा है, एक डिपार्टमेंट सौंपा है, डिवीजन ऑफ वर्क ये बोलता था, वो उस काम को बार बार वही परफॉर्म करेगा, और जब वो उस काम को बार बार क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, तो क्या होगा, स्पेशलाइजेशन होगा। मिस्टेक के चांसेस क्या हो जाएंगे, स्पीड, एक्यूरेसी। बताओ मेरे बताने लायक क्या है, सारी बातें तो आपको पता है, पढ़ के देख लो, ये चीजें लिखी होगी इसके अंदर। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ जॉब्स। अरे किया तो है, कह रहे हैं कि जब हम ऑर्गेनाइजिंग परफॉर्म करते हैं तो हम काम को वाहियात तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, ऊपर पड़ा था ना, सिस्टमैटिक तरीके से एलोकेट करते हैं अमंग द वर्कफोर्स। मतलब हमारे जो एम्प्लॉइज है, वर्कफोर्स है, उनमें हम जो काम है उसको सिस्टमैटिकली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सच डिवीजन ऑफ वर्क रिड्यूसेस द वर्कलोड एंड इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। और वो जो सिस्टमैटिक एलोकेशन है वो काम के लोड को तो क्या कर देता है, कम कर देता है, और प्रोडक्टिविटी को, वरना क्या बोलेगा, सेल्स वाला बोलेगा बताओ जी यार ये मेरे को दे दिया, बैलेंस शीट दे दी बनाने को, मेरे को क्या आता है ये इसमें करना, कि बताओ ये बोल रहे हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज होती है, अदर इक्विटी होती है, ओसीआई है, एनसीआई है ना, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, मेरे को क्या पता है यार ये क्या है, मेरे को क्यों दे रहे हो यार, मेरा तो वर्कलोड बढ़ गया ना, मेरे को तो मेरा काम भी नहीं हो रहा, मैं अपना काम भी भूल गया। समझा ना, हमने ऐसा काम तो नहीं किया ना ऑर्गेनाइजिंग परफॉर्म करते वक्त, हमने काम को सिस्टमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो जॉब की नेचर है और जो बंदे की कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग ही काम क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो जिसको जो आता है उसको वही दिया है, तो वो बार बार परफॉर्म करेगा, तो क्या होगा, स्पेशलाइजेशन होगा। रिपीटेटिव परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर वर्क आल्सो लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। कोई शक? आगे चल सकते हैं। आगे बोल रहा है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। कह रहे हैं हम एक्सपेंड भी कर पाएंगे और ग्रोथ भी कर पाएंगे, कैसे? बेसिकली यहाँ पे बहुत कम लिखा है, मैं और भी बता रहा हूँ आपको, डाइवर्सिफिकेशन भी कर पाएंगे। क्या भी कर पाएंगे? अभी क्या है ना बच्चों, बेस से चालू करता हूँ। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन मैनेजर,
और उसके डाउन में 5 लोग हैं और आज एक पर्टिकुलर लेवल हम परफॉर्म कर रहे हैं, ये 5 लोग परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम प्रोडक्शन का लेवल बढ़ा रहे हैं, क्या बढ़ा रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि भाई तुम अपना, जो तुम 5 लोग हो ना, तुम 5 लोग अपना काम करते रहो, हमें ना एक्सपेंशन करना है। क्या करना है? हमें प्रोडक्शन स्केल को बढ़ाना है। तुम अपना काम करते रहो, तुम अपना काम, मेरे को जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना है मैं 2 बंदों को हायर करके उनसे करा लूंगा वो काम। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इनको कुछ चुल मचेगी क्या? पुराने 5 को, पुराने 5 को कोई दिक्कत होगी क्या? काहे दिक्कत नहीं होगी? तुम अपना काम करो यार, मेरे को एक्सपेंशन करना है, मेरे को एक्टिविटीज को बड़े स्केल पे करना है, तो मैं बाकी लोगों को हायर करके मैं स्ट्रक्चर को चेंज कर दूंगा, है ना, या स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर दूंगा। क्या कर दूंगा? अरे मॉडिफाई तो किया। ये कौन है? ये प्रोडक्शन मैनेजर है। 5 लोग ऑलरेडी काम कर रहे थे, तो एक स्ट्रक्चर थी हमारे पास, उनके डाउन में भी 5-5, 10-10 लोग काम कर रहे थे। मैं कह रहा हूं कि तुम अपना काम करते रहो यार, मैं सेपरेट 2 लोगों को हायर करके इनसे करा लूंगा एक्स्ट्रा काम, और इनके डाउन में 2-2, 5-5, 10-10 लोग जितने भी मेरे को जरूरत पड़ेगी मैं उतने डाल दूंगा। मैं पूछना चाहता हूँ, आपको पुराने वालों को कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं है भाई, मैंने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके मैं क्या कर सकता हूँ? एक्सपेंशन कर सकता हूँ। इतनी बात समझ में? यहाँ पे तो इतना ही लिखा है, आगे भी सुन लो बच्चों। मेरे को डाइवर्सिफिकेशन करना है। क्या करना है? आज मेरे 10 बच्चे हैं, मैं 11वां भी करना चाहता हूँ, बताओ कोई रोक देगा मेरे को? ये 10 रोकेंगे? अरे मतलब तुम तो यार ऐसे मत बोलना, वो बोलेंगे प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी अब हमारी। अरे मतलब हम ऑलरेडी 10 प्रोडक्ट में काम करते हैं और 11वां प्रोडक्ट हमें और चालू करना है, और हमने क्या करके रखा है कि वो 10 बच्चे हैं तो हमारे ही, ठीक है ना, लेकिन फिर भी वो आपस में एक दूसरे को भाई भाई नहीं मानते। तो हमने ना 11वें बच्चे को भी लेके आना है। किसको लेके आना है? 11वें बच्चे को। तो मुझे बताओ 10 बच्चों को भी प्रॉब्लम होगी क्या? इसको तो हम सेपरेट रखेंगे ना, इसकी तो स्ट्रक्चर ही बिल्कुल क्या करेंगे? अलग चालू करेंगे। बताओ ये हल्ला करेंगे? नहीं करेंगे ना। अरे तुम्हें क्या मतलब, तुम अपना काम करते रहो, हम 250 बच्चे करे, हम 300 करे, 500, तुम्हें क्या मतलब है नहीं? रिलायंस के 250-300 बच्चे नहीं है, टाटा की नहीं है 250-300 बच्चे, से सुनो, छोटे बड़े सब मिला करके। एक तो अभी बनाया उन्होंने जियो फाइनेंशियल, अलग बल्कि मतलब अलग किया, बेदखल किया उसे, ठीक है ना, पूरे रिलायंस ग्रुप में से जियो फाइनेंशियल को क्या किया? अलग किया। बताओ बाकियों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, एम्प्लॉइज ने तो हल्ला नहीं किया, हम नहीं होने देंगे, ये हमारा भाई है। अबे तुम अपना काम करो, हमारा भाई है, ठीक है ना, इसको हम सेपरेट रख रहे हैं बिल्कुल। हाँ तुम जानते भी नहीं उसे, तुम्हारा कोई मतलब भी नहीं है, मतलब वास्ता नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि बच्चे, बाकी बच्चे एलिगेशन लगाएंगे, जानते नहीं है का क्या मतलब है। ज्यादा मत सोचो, इधर देखो बस। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ऑर्गेनाइजिंग अलाउज अ बिजनेस एंटरप्राइज, ऑर्गेनाइजिंग अलाउ करता है एक बिजनेस एंटरप्राइज को टू ऐड मोर जॉब पोजीशंस, कि वो स्ट्रक्चर के अंदर ज्यादा जॉब पोजीशंस क्या कर सकते हैं? ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है ना। ए बच्चों, मैंने एक टीचर को हायर किया जो फिजिक्स पढ़ाएगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? बताओ क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मैं तो नहीं जा रहा हूँ यार, मैं तुम्हारी क्लास को छोड़ करके उसे कॉम्प्रोमाइज करके बोले चलो अभी इन्हें वो पढ़ा गया तो थर्ड लॉ पढ़ा गया तो सेकंड लॉ पढ़ा गया, तुम्हें क्या मतलब है? मैं जाऊंगा नहीं वहां पे, मैं ज्यादा पोजीशन से क्या कर रहा हूँ, अब ऐड कर रहा हूँ। और बच्चों एक्सपेंशन तो तभी होगा ना जब हमारी स्ट्रक्चर मॉडिफाई करके हम उसे स्ट्रक्चर को क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे। बच्चों अगर स्ट्रक्चर तुम्हारी एक्सपेंड हो रही है ना, तो समझो तुम्हारी ग्रोथ हो रही है। क्या हो रही है? और अगर ग्रोथ करना चाहते हो तो स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करना पड़ेगा। ये लिखा है, ऑर्गेनाइजिंग अलाउ करता है बिजनेस एंटरप्राइज को कि वो ज्यादा जॉब पोजीशन ऐड ऑन कर सकते हैं, ज्यादा डिपार्टमेंट ऐड ऑन कर सकते हैं। अभी सुनो ना, अभी क्या है कि हमने ना, हमारी जो कंपनी थी वो छोटी थी, और हमने सेल्स की एक्टिविटी और मार्केटिंग की एक्टिविटी को कंबाइन करके रखा था। कर सकते हैं बच्चों, अलाउड है। हमारी छोटी कंपनी है यार, छोटी कंपनी में सेल्स मैनेजर जी जो होता है ना, वो मार्केटिंग मैनेजर का काम कर देता है, छोटे ऑपरेशंस है। अब एक्टिविटीज हमारी बढ़ती जा रही है, वो कह रहा है भैया अब बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन चाहिए। क्या चाहिए? अब ना पता क्या होता है कि कई बार ऐसा हुआ है कि जो हमारे मार्केटिंग कैंपेन्स है बच्चों, वो उल्टे पड़ जाते हैं। सेल्स मैनेजर परफॉर्म कर रहा है क्योंकि उसे छोटी छोटी बारीकी की जो है ना, उसको मार्केटिंग की छोटी छोटी बारीकी की जो बारीकी है उसकी नॉलेज नहीं है, और कस्टमर छोटी छोटी बात को क्या करता है? नोट करता है, कह रहा है भैया मेरे को नहीं समझ रहा, एक्टिविटीज क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, मेरे को मेरे किस पे ध्यान देने दो? सेल्स पे ध्यान देने दो, आप इसे क्या कर दो? अलग कर दो। तो देखो ना ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। तो वही तो बोल रहे हैं, हम ज्यादा डिपार्टमेंट भी ऐड कर सकते हैं, एंड इवन डाइवर्सिफाई द प्रोडक्ट लाइन। किसको भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं? प्रोडक्ट लाइन को भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अरे वही बोला ना मैंने, अभी 250 बच्चे हमारे, तो एक और आ जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? वही तो डाइवर्सिफिकेशन होता है ना। क्या?
251 हो जाएंगे, शगुन होता है वो तो। ठीक है, तो बोल रहे हैं इट हेल्प्स इन द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। तो इससे एक्सपेंशन में और बिजनेस की ग्रोथ में आपको क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी, विच अल्टीमेटली हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कस्टमर्स एंड। अरे पहले जब हमारे 250 बच्चे थे, है ना, तो वो एक सेट ऑफ कस्टमर को टारगेट कर पा रहे थे। अभी एक नया बच्चा आया तो वो भी तो हाथ पैर मारेगा ना। हाँ बोलो ना, वो भी तो नए कस्टमर को क्या करेगा। अरे हमने जियो फाइनेंशियल बनाया, देखो पहले क्या आया था, जियो आया। जियो सेक्टर में आता ही नहीं, मतलब करता ही नहीं था काम। जियो का तो सॉरी मतलब रिलायंस का तो कैसा काम था, जैसे केमिकल्स वगैरह और आपके बाकी रिलायंस के मॉल वगैरह थे, पेट्रोलियम वगैरह, इनका काम था, ठीक है ना। अभी वो किसमें भी आए, कम्युनिकेशन में भी आ गए। तो एडिशनल कस्टमर को एक्वायर किया कि नहीं किया, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा या नहीं बढ़ा। ऐसे जियो फाइनेंशियल भी लेके आए अभी, है ना। तो अभी वो पेट जब ये क्या है कि मार्केट में पेटीएम भी वर्क करता है, बजाज फिनसर्व भी काम करती है, तो कुछ कस्टमर उनके भी तो यहाँ पे आएंगे ना। और कुछ नए कस्टमर, क्योंकि सस्ते में प्रोवाइड कराएंगे तो कुछ नए कस्टमर भी आएंगे जो बिल्कुल ऑल टुगेदर नए होंगे। तो वही तो बोल रहा है, इससे अल्टीमेटली आपके कस्टमर बढ़ते हैं और प्रॉफिट बढ़ता है। बच्चों आज तो पूरा नहीं कर पाएंगे इसको, क्योंकि आगे दो हेडिंग और बची हुई है, उनको प्रॉपर मेरे को समझाना है। तो आज मेरे को ये टॉपिक को यहीं पे रोकना पड़ेगा, बाकी इसको करते हैं हम कंप्लीट कल, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच बच्चों।